Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, and today we are going to study about the relays application and characteristics. In my previous lecture, I told you about the overcurrent relay, differential relay, distance relay and impedance relay. And today we are going to further continue the relays application and characteristics, and today's topic of discussion is reactance relay. So reactance relay क्या है कि इस रिले में जो मेरी ऑपरेटिंग टॉर्क होती है वो मेरी प्रोड्यूस होती है बाय द करंट एलिमेंट, और जो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क होती है इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट वोल्टेज डायरेक्शनल रिले. सो ओवर करंट एलिमेंट है, जो करंट एलिमेंट है वो मेरा प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव टॉर्क, और जो मेरी डायरेक्शनल रिले है, डायरेक्शनल रिले एलिमेंट है, वो मेरे प्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव टॉर्क. तो इस रिले को हम ओवर करंट रिले विद डायरेक्शनल रिस्ट्रेन भी बोल सकते हैं. The directional element is so designed that the maximum torque angle is 90 डिग्री. इसमें जो डायरेक्शनल एलिमेंट होता है उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जो उसमें मैक्सिमम टॉर्क एंगल मेरा बने वो हो मेरा 90 डिग्री का. द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर द रिएक्टेंस रिले कैन बी ऑफ इंडक्शन कप टाइप. जो रिएक्टेंस रिले का स्ट्रक्चर होता है इस टाइप ऑफ इंडक्शन कप टाइप, इसमें 4 पोल मेरी मशीन है, ये 4 पोल स्ट्रक्चर है. इसमें मेरी ऑपरेटिंग कॉइल है, पोलराइजिंग कॉइल है एंड अ restraining coil. Then we have the operating characteristics. The operating characteristics of such relay is a straight line parallel to the x-axis, that is r-axis on rx diagram. All the impedance vectors have their tips lying on the straight line representing constant reactance. The resistance component of the impedance has no effect on the operation of the relay. It responds only to the reactance component of the impedance. The relay will operate for all the impedance whose head lie below the operating characteristics, whether below or above r-axis. इसके disadvantage क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है. This will not be able to discriminate when used on the transmission line whether the fault has taken place in the section where relay is located or it has taken place in the adjoining section. हम लोगों ने इम्पिडेंस रिले पढ़ी थी. इम्पिडेंस रिले मेरी 3 टाइप की थी, ठीक है. डिस्टेंस रिलेस पढ़ी थी. डिस्टेंस रिले मेरी 3 टाइप की थी, इम्पिडेंस, रिएक्टेंस एंड एडमिटेंस. सो हम लोगों ने इम्पिडेंस रिलेस पढ़ी, रिएक्टेंस रिले पढ़ी, एंड नाउ वी हैव थर्ड टाइप एडमिटेंस रिले. एडमिटेंस रिले को एमएचओ रिले भी बोलते हैं. सो एमएचओ रिले इज मेड इनहेरिटली डायरेक्शनल बाय एडिंग अ वोल्टेज वाइंडिंग कॉल्ड पोलराइजिंग वाइंडिंग. अब एमएचओ रिले क्या है कि इज मेड इनहेरिटली डायरेक्शनल. इसको इनहेरिटली डायरेक्शनल रिले बनाया जाता है बाय एडिंग अ वोल्टेज वाइंडिंग called polarizing winding. This relay work on the measurement of admittance. This relay is also called angle impedance relay. ये रिले मेरी एडमिटेंस की मेजरमेंट पे काम करती है, और इस रिले को हम एंगल इम्पिडेंस रिले भी बोलते हैं. In this relay, the operating torque is obtained by V and I element, while the restraining torque is obtained by the voltage element. अब इस रिले में जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो मेरी वोल्टेज एंड करंट एलिमेंट से ऑब्टेंड होती है, और जो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क है वो मेरी वोल्टेज एलिमेंट से ऑब्टेंड होती है, ठीक है. तो इसमें 2 टॉर्क है. एक मेरी ऑपरेटिंग टॉर्क इज ऑब्टेंड बाय द रेशियो ऑफ V एंड I, while the restraining torque is obtained by the voltage element. Thus an admittance relay is a voltage restrained relay. इसलिए हम admittance relay को voltage restrained relay भी बोल सकते हैं. The operating torque is produced by the interaction of fluxes due to the winding carried by the poles 1, 2 and 3. अब जो इसमें operating torque है वो मेरी produce होती है by the interaction of fluxes. इसमें मेरी 3 वाइंडिंग है, 1, 2, 3. तो इन तीनों वाइंडिंग्स के अक्रॉस जो मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है इनके इंट्रैक्शन की वजह से मेरी ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है. वाइल द रीस्ट्रेनिंग टॉर्क जो है वो मेरी प्रोड्यूस होती है बाय द इंट्रैक्शन ऑफ फ्लक्सेस ड्यू टू द वाइंडिंग कैरिड बाय द पोल्स 1, 3 एंड 4. ये मेरी 4 पोल मशीन है, 1, 2, 3 एंड 4.
तो 1, 2 एंड 3 के अक्रॉस जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है, एंड 1, 2 एंड 4 के अक्रॉस जो मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से मेरी रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है। Thus, the restraining torque is proportional to the square of the voltage V2, while the operating torque is proportional to the product of the voltage and current. अब जो इसमें restraining torque है वो मेरी proportional है, is equal to the square of the voltage. So restraining torque FR मेरी equal है इसमें V square के, proportional है V square के, और जो मेरी operating torque है वो मेरी equal है इसमें product of voltage and current is equals to V into I के equal है। The torque angle is adjusted using series tuning circuit। ये इसकी operating characteristics का diagram है। The relay operates when the impedance shunt by the relay falls within this circuit। अब ये मेरी रिले सिर्फ तब ऑपरेट करती है जो मेरा इम्पिडेंस सम है वो मेरा इस सर्कल के विदिन लाई करता है। द एंगल टॉर्क कैन बी एडजस्टेड टू बी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड सो ऑन। अब हम इस एंगल, ये जो टॉर्क एंगल है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं 45, 60 एंड 75 डिग्री एंड सो ऑन। दिस एंगल इज मैक्सिमम टॉर्क एंगल। इस एंगल को हम बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क एंगल। द सेटिंग ऑफ 45 डिग्री इज़ यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज। जब 45 डिग्री एंगल सेट किया जाता है तो उसको हम हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे। द सेटिंग ऑफ 60 डिग्री इज़ यूज्ड फॉर 66 और 132 kV लाइन्स, एंड 75 डिग्री इज़ यूज्ड फॉर 275 और 400 किलोवोल्ट लाइन्स के लिए। सो आई होप आप लोगों को एडमिटेंस रिले समझ में आई होगी। एडमिटेंस रिले क्या होती है इसको ओवरव्यू बता देते हैं। एडमिटेंस रिले को हम वोल्टेज वाइंडिंग, पोलराइजिंग वाइंडिंग, टॉर्क रिले भी बोल सकते हैं। ये रिले जो मेरी काम करती है ये एडमिटेंस की मेजरमेंट पे काम करती है, इसको हम एंगल इम्पीडेंस रिले भी बोलते हैं। एमएचओ या फिर एडमिटेंस रिले को डायरेक्शनल रिले बनाया जाता है बाय एडिंग वोल्टेज वाइंडिंग इन इट, कॉल्ड पोलराइजिंग वाइंडिंग। अब इस रिले में जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो मेरी वोल्टेज एंड करंट एलिमेंट से ऑब्टेंड होती है, और जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है वो मेरी ऑब्टेंड होती है बाय द वोल्टेज एलिमेंट से। एडमिटेंस रिले को वोल्टेज रिस्ट्रेंड रिले भी बोला जाता है। द ऑपरेटिंग टॉर्क इज़ प्रोड्यूस्ड, इसमें जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो मेरी प्रोड्यूस होती है बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द फ्लक्सेस अक्रॉस 1, 2 एंड 3। तो 4 पोल मशीन है ये मेरी, एक तरीके से 4 पोल्स हैं इसमें। तो जो मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है अक्रॉस 1, 2 एंड 3 के अक्रॉस, तो उसकी वजह से मेरी ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है। और जो मेरा टॉर्क प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है अक्रॉस 1, 2 और 4, सो उसके अक्रॉस जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसके इंट्रैक्शन की वजह से मेरी रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है। जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है वो मेरी प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज स्क्वायर के, और जो मेरी ऑपरेटिंग टॉर्क है वो मेरी प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट के। अब हम इसमें टॉर्क एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सीरीज ट्यूनिंग सर्किट। अब जो एंगल टॉर्क है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, वे मैंने बताया, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एंड सो ऑन। तो अब इसमें जो एंगल बनता है इस एंगल को हम बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क एंगल। 45 डिग्री के जब हम एंगल को सेट करते हैं तो हम इसको हम हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं 33 और 11 kV डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के लिए। 60 डिग्री के एंगल को जब हम सेट करते हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं 66 और 132 kV के लिए, और 75 डिग्री को जब हम सेट करते हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं 275 और 400 kV लाइंस के लिए। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसमिशन लाइन एंड फीडर प्रोटेक्शन। ट्रांसमिशन लाइन एंड फीडर प्रोटेक्शन क्या है? द फीडर इज़ द पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द अदर पॉइंट्स। अब फीडर क्या है? फीडर का मतलब है कि ये पावर सिस्टम का एक पार्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक पावर को पावर स्टेशन में एक पॉइंट से अदर स्टेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मतलब कि फीडर एक ऐसा पार्ट है जिसको हम पावर सिस्टम में पावर को ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप ये आप लोगों को फीडर का मतलब समझ में आया होगा। फीडर इज़ द पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर
फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द अदर पॉइंट्स। सो फीडर एक पार्ट है जिसको हम पावर सिस्टम में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। The term feeder is generally used in broad sense, which includes overhead transmission lines and underground cables. अब जो फीडर है इसको हम ब्रॉड टर्म्स में यूज़ करते हैं, जो कि मेरी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल्स भी जिसमें इंक्लूडेड होते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, अब ट्रांसमिशन लाइन की जो प्रोटेक्शन है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है एज ओवर करंट प्रोटेक्शन, distance protection and pilot protection. The selection of the protection scheme depends upon the following factors. ठीक है, अब ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन हम 3 तरीके से कर सकते हैं, बाय द ओवर करंट प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन एंड पायलट प्रोटेक्शन। अब कौन सी प्रोटेक्शन को हमें सिलेक्ट करना चाहिए ये मेरे किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स विच इंश्योर 100% कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई। एक प्रोटेक्शन मेरी सबसे पहले हम वो प्रोटेक्शन को चूज़ करेंगे कि अगर मेरे सिस्टम में फॉल्ट अगर हो भी जाता है सो प्रोटेक्शन की वजह से मेरी जो 100% सप्लाई है वो कंटिन्यू रहे। फॉल्ट अगर होने के बाद भी जो मेरी प्रोटेक्शन स्कीम है वो एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल काम करे कि इलेक्ट्रिसिटी मेरी शट डाउन ना हो, 100% इलेक्ट्रिसिटी मेरी कंटिन्यू रहे, सप्लाई रहे। टाइप ऑफ फीडर्स वेदर पैरेलल, रिंग, मेन एक्सेट्रा। अब मेरा टाइप ऑफ फीडर, मेरा फीडर सिस्टम कैसा होना चाहिए उस पर डिपेंड करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ पायलट वायर्स, नंबर ऑफ स्विचिंग स्टेशंस इन सीरीज बिटवीन पावर स्टेशन एंड रिसीविंग एंड्स, कि स्विचिंग स्टेशन के बीच में सीरीज़ में पावर स्टेशन और रिसीविंग एंड के बीच में मेरे कितने नंबर ऑफ स्विचिंग स्टेशंस हैं। ठीक है, ये क्यों डिपेंड करता है, स्विचिंग स्टेशन का मतलब है कि जब भी कोई सिस्टम में फॉल्ट अगर हो तो हम कितनी जल्दी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे स्विच कर सकते हैं। सो उसके बेसिस पे मेरी प्रोटेक्शन डिपेंड करती है। अर्थिंग ऑफ द सिस्टम वेदर न्यूट्रल इज़ अर्थिड और इंसुलेटेड। अब अर्थिंग क्या है मेरे सिस्टम की, न्यूट्रल मेरा अर्थिड है या फिर इंसुलेटेड है। सो इन सब पॉइंट के बेसिस पे मैं अपनी प्रोटेक्शन को चूज़ करती हूँ। ठीक है, कि अगर सिस्टम में फॉल्ट अगर भी हो जाता है तो कितने फास्ट उसको डिटेक्ट करके सॉल्व करके इलेक्ट्रिसिटी मेरी उस कंडीशन में भी कंटिन्यू रहे। ठीक है, मेरे जो फीडर्स हैं अवेलेबल हैं मेरे सिस्टम में वो मेरे पैरेलली अवेलेबल हैं या फिर रिंग मेन स्ट्रक्चर में अवेलेबल हैं। पायलट वायर्स कितनी अवेलेबल हैं, स्विचिंग स्टेशंस मेरे कितने अवेलेबल हैं बिटवीन पावर स्टेशन एंड रिसीविंग एंड में, और अर्थिंग क्या है मेरे सिस्टम की, न्यूट्रल है, ग्राउंडेड है या फिर इंसुलेटेड है। सो इन सब पॉइंट के डिपेंडेंट पे मैं अपनी प्रोटेक्शन को चूज़ करती हूँ। सबसे पहले है पायलट वायर प्रोटेक्शन। सो ओवर करंट प्रोटेक्शन एंड डायरेक्शनल प्रोटेक्शन के बारे में मैंने आपको ही बताया, प्रीवियस लेक्चर में बताया कि डायरेक्शनल रिले क्या होती है, डायरेक्शनल प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होती है। सो नाउ वी हैव पायलट वायर प्रोटेक्शन। पायलट वायर प्रोटेक्शन क्या होती है कि इन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम द करंट एंटरिंग एट वन एंड ऑफ द लाइन एंड लीविंग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द लाइन इज कंपेयर्ड। सो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में क्या था, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में क्या था कि हम दो करंट ट्रांसफार्मर के करंट को कंपेयर करते थे। ठीक है, कि उनकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स थी वो मेरी सीरीज़ में कनेक्टेड थी और प्राइमरी के अक्रॉस जब फॉल्ट करंट फ्लो करता था, जब वो सेकेंडरी में जाता था तो उसको कंपेयर किया जाता था कि करंट, क्योंकि दोनों करंट ट्रांसफार्मर मेरे आइडेंटिकल थे, अगर आइडेंटिकल होगा तो जो दोनों करंट का डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा, तो जो कंपैरिजन आएगा वो सेम आएगा। लेकिन जब फॉल्ट कंडीशन में क्या होगा कि एक करंट की वैल्यू दूसरे के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ऑपरेटिंग कॉइल उस कंडीशन में ऑपरेट करती थी। तो इसमें क्या होता था कि दोनों करंट ट्रांसफार्मर के अक्रॉस जो करंट एंटर हो रहा है और जो करंट लीव हो रहा है उसको हम कंपेयर करते थे। द पायलट वायर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द रिलेज। अब पायलट वायर क्या करती है कि पायलट वायर्स को हम रिलेज को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू करंट एट बोथ एंड्स आर इक्वल एंड पायलट करंट डू नॉट कैरी एनी करंट। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि जो मेरे दो करंट होंगे बोथ एंड्स पे पायलट वायर के वो इक्वल होगा और पायलट वायर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, सो कीपिंग रिलेज इनऑपरेटिव। फॉल्ट कंडीशन में क्या होगा,
टू करंट्स एट द एंड्स आर नो लॉन्गर सेम। फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है कि जो दो करंट होते हैं मेरे एंड्स पे, दो करंट ट्रांसफॉर्मर के एंड्स पे, वो मेरे इक्वल नहीं होते हैं। दिस कॉजेज सर्कुलेटिंग करंट टू फ्लो थ्रू पायलट वायर, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा डिफरेंस होगा दोनों करंट का वो मेरा फ्लो करेगा थ्रू पायलट वायर के थ्रू। दिस कॉजेज रिले टू ट्रिप विच ऑपरेट द सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन। और इस कंडीशन में क्या है कि मेरी जो रिले है वो मेरी ट्रिप करेगी और जो मेरा सर्किट ब्रेकर है वो अपना काम करेगा और हेल्दी पार्ट को फॉल्टी सेक्शन से आइसोलेट कर देगा। अब इसके लिए मेरे दो मेथड होते हैं, मर्ज प्राइस वोल्टेज बैलेंस सिस्टम एंड ट्रांसले स्कीम। सबसे पहले मर्ज प्राइस वोल्टेज बैलेंस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है कि ये 3 फेज फीडर के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में जो करंट होता है बोथ हैंड्स में वो इक्वल होता है। इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर के बोथ एंड्स पे, हाउएवर नो करंट फ्लो। तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में बताया था कि हम लोग मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन यूज़ करते थे। इसमें क्या है कि ये 3 फेज फीडर के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में मेरा बोथ एंड्स पे जो करंट होता है वो इक्वल होता है। इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज इंड्यूस होती है सेकेंडरीज ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर में बोथ एंड्स पे, तो मेरा कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। अंडर फॉल्ट कंडीशन में क्या था कि जो मेरे दो करंट होते हैं एट द एंड्स आर डिफरेंट। दोनों करंट ट्रांसफॉर्मर के अक्रॉस, सेकेंडरी के अक्रॉस जो मेरे करंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे फॉल्ट कंडीशन में। डज द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द टू ट्रांसफॉर्मर्स आर डिफरेंट, जिसकी वजह से जो मेरी सेकेंडरी वोल्टेज होगी टू ट्रांसफॉर्मर्स की वो डिफरेंट हो जाएगी। अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि कैन बी यूज्ड फॉर पैरेलल एज वेल एज रिंग मेन सिस्टम। इसको हम पैरेलल एज वेल एज रिंग मेन सिस्टम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ग्राउंड फॉल्ट के अगेंस्ट। इसका डिसएडवांटेज क्या है, द करंट ट्रांसफॉर्मर्स यूज मच वॉच मैच एक्यूरेटली। इसमें जो दो करंट ट्रांसफॉर्मर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए, उनकी रेटिंग्स एक्यूरेट एक दूसरे के सिमिलर होनी चाहिए। ये मेथड एक्सपेंसिव होता है। पायलट वायर्स मस्ट बी हेल्दी विदाउट एनी डिसकॉन्टीन्यूटी, जिसमें हम पायलट वायर्स यूज़ कर रहे हैं वो मेरी हेल्दी होनी चाहिए विदाउट एनी डिसकॉन्टीन्यूटी। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसले स्कीम। अब ट्रांसले स्कीम क्या है कि ट्रांसले रिले इज़ अनदर टाइप ऑफ डिफरेंशियल रिले एंड द अरेंजमेंट इज सिमिलर टू ओवर करंट रिले बट द सेकेंडरी वाइंडिंग इज़ नॉट क्लोज्ड ऑन इटसेल्फ। अब ये जो मेरा रिले है वो मेरा डिफरेंशियल रिले की तरह ही काम करता है। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो ओवर करंट रिले की तरह होती है, बट इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो अपने आप क्लोज नहीं होती है। नॉर्मल कंडीशन में द करंट एट द टू एंड्स ऑफ द फीडर इज सेम। नॉर्मल कंडीशन में जो करंट होता है इसके दो एंड्स पे फीडर के वो सेम होता है। व्हेन द फॉल्ट अकर द करंट एट द टू एंड्स ऑफ द फीडर आर डिफरेंट। अब जब फॉल्ट अकर होगा तो फीडर के अक्रॉस जो दो करंट्स होंगे वो मेरे डिफरेंस अलग अलग होंगे। हैंस अनइक्वल वोल्टेजेस आर इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, जिसकी वजह से अनइक्वल वोल्टेजेस इंड्यूस्ड होंगी सेकेंडरीज ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर के अक्रॉस। अब इसका एडवांटेज क्या है, ओनली 2 पायलट वायर्स आर रिक्वायर्ड। इसमें सिर्फ 2 पायलट वायर्स रिक्वायर्ड होती हैं। इसकी कॉस्ट कम होती है। द करंट ट्रांसफॉर्मर में नॉर्मल डिज़ाइन कैन बी एम्प्लॉयड। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट मैचिंग के करंट ट्रांसफॉर्मर्स यूज हों। नॉर्मल डिज़ाइन करंट ट्रांसफॉर्मर्स कैन बी एम्प्लॉयड इन दिस स्कीम। ये मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन हम लोगों ने इसकी स्कीम मर्ज प्राइस स्कीम हमने पढ़ी थी इसकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में, जब हम लोगों ने अपैरेटस प्रोटेक्शन पढ़ा था। सेम है ये, वो 2 करंट ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ किए हैं। दोनों करंट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। फिर हमने इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स के अक्रॉस में ऑपरेटिंग कॉइल्स लगाई हैं, ट्रिप सर्किट्स लगाए हैं, रिलेज को यूज़ किया है। पायलट वायर्स, जो मेरी ऑपरेटिंग कॉइल थी यहाँ पे वो ऑपरेटिंग कॉइल ही मेरी पायलट वायर्स हैं। जो हम लोगों ने दोनों, जब मैं सेकेंडरी वाइंडिंग्स को सीरीज़ में कनेक्ट करके उसके अक्रॉस जो मैं ऑपरेटिंग कॉइल यूज़ कर रही थी वो मेरी ऑपरेटिंग कॉइल ही मेरी पायलट वायर्स की तरह यहाँ पे काम कर रही हैं। ये मेरी ट्रांसले रिले है, ट्रांसले रिले स्कीम फॉर फीडर प्रोटेक्शन। इसमें मैंने 2 कॉइल्स यूज़ की हैं ई शेप में और उसके अक्रॉस फिर यू शेप 2 मैग्नेट्स हैं, एक ई शेप में है, एक यू शेप में। इसके बीच में एल्युमिनियम डिस्क है जो मेरी रोटेट करती है।
देन वी हैव कैरियर करंट प्रोटेक्शन। कैरियर करंट प्रोटेक्शन क्या है कि कैरियर एडिड प्रोटेक्शन इज़ यूजफुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। कैरियर एडिड प्रोटेक्शन को हम ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। द कैरियर करंट विद हाई फ्रिक्वेंसी रेंज आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉर प्रोटेक्शन। अब कैरियर करंट क्या है कि विद हाई फ्रिक्वेंसी रेंज हम कैरियर करंट फ्लो करवाते हैं, विद हाई फ्रिक्वेंसी रेंज आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉर प्रोटेक्शन। कैरियर करंट प्रोटेक्शन में क्या कैसे काम करती हैं कि द आइडेंटिकल कैरियर इक्विपमेंट्स विच इंक्लूड ट्रांसमीटर, रिसीवर, पावर एम्पलीफायर, लाइन ट्यूनिंग सर्किट्स आर प्रोवाइडेड एट ईच एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। आइडेंटिकल कैरियर इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं जिसमें मेरे ट्रांसमीटर होते हैं, रिसीवर होते हैं, पावर एम्पलीफायर होते हैं, लाइन ट्यूनिंग सर्किट्स होते हैं। हम बोथ एंड्स में ट्रांसमिशन लाइन में इसमें यूज़ करते हैं। जैसे ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, सो इसमें मेरे 2 बस बार हैं, 2 सर्किट ब्रेकर हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर है, रिले यूनिट्स हैं। तो 2 कैरियर इक्विपमेंट्स मतलब सिमिलर रेंज के, सिमिलर रेटेड वैल्यू के 2 कैरियर इक्विपमेंट्स मैंने बोथ साइड के ट्रांसमिशन लाइन पे यूज़ किए हुए हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? विद CCP वेरी फास्ट फॉल्ट क्लियरिंग इज़ ऑब्टेन्ड। कैरियर करंट प्रोटेक्शन की वजह से जो फॉल्ट क्लियरिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है। साइमल्टेनियसली इनक्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज़ पॉसिबल एज रीक्लोजिंग सिग्नल इज सेंट साइमल्टेनियसली। इट प्रिवेंट्स शॉक टू द सिस्टम एज फॉल्ट्स आर क्लियर रैपिडली। ये शॉक को प्रिवेंट करती है क्योंकि जो इसमें फॉल्ट क्लियर है वो रैपिडली होते हैं। इट गिव्स ईजी डिस्क्रिमिनेशन फॉर साइमल्टेनियसली फॉल्ट्स। ये ईजिली डिस्क्रिमिनेट कर सकती है फॉल्ट्स में कि मेजर फॉल्ट है, माइनर फॉल्ट है। फॉर ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर टू बी फास्टर रिलाइंग इज़ नेसेसरी। अब सर्किट ब्रेकर मेरा फास्ट ऑपरेशन करे तो उसके लिए फास्ट रिलाइंग स्कीम नेसेसरी होती है, विच इज़ अचीव्ड थ्रू कैरियर एडिड प्रोटेक्शन, जिसको हम अचीव कर सकते हैं विद कैरियर एडिड प्रोटेक्शन की हेल्प से। सो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेज समझ में आई होंगी कि ये कैसे काम करती हैं, इनको हम कैसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज डिफरेंट रिलेज, इनकी वर्किंग के अक्रॉस या फिर इनकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।